Straight lines. Class 9th and 10th we learned in coordinate geometry how to represent a point. Then we learned about section formula, distance formula, how to find area of triangle. So those all topics which we learned in class 9th and 10th, we will now carry it to understand this particular chapter, straight lines. So in this chapter we will extend our study of coordinate geometry part, and here we will be focusing on the simplest geometric figure called as straight line. हम लोग अब simplest geometric figure straight lines के बारे में पढ़ेंगे, and here in this chapter we will focus on how to represent the simplest geometric figure, that is a straight line, on a Cartesian plane, and how to write its algebraic equations. हमारा our focus will be on writing the algebraic equations for lines of different forms. So to begin with, in order to start, you need to know some basic terms like slope of a line, and to understand this you have to first understand angle of inclination. So first we will focus on this topic, angle of inclination, then we will come back to slope of a line. So let us start very important topic, straight lines, from coordinate geometry part. So let us first talk about angle of inclination. ये angle of inclination होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं. कार्टेशियन प्लेन हम बना दिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया इसका ओरिजिन जहां पर मीट करता है. अब हम दो तरह का लाइन बना रहे हैं, ठीक है. एक लाइन हम बना दिए ऐसा, सपोज दिस, एक लाइन हम बना दिया ऐसा, और एक दूसरा लाइन बना दिया हम ऐसा. ओके, ये मेरा लाइन 1 है L1, और ये मेरा लाइन 2 है L2. Now, to understand angle of inclination, you have to first understand the meaning of the term positive direction of x-axis. What is meant by positive direction of x-axis? Here, the x-axis and the line is intersecting at this point. लाइन 1 और एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सा हुआ, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की ओर, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है. 1 2 3 4 इधर लिखते हैं. ये हो गया एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इधर से इधर को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये कहलाता है, ऑफ एक्स एक्सिस. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला, ओरिजिन से इधर की ओर. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, लाइन मेरा ये है. लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज वे में, when positive the angle which positive direction of x axis makes with the line when measured in anti clockwise direction. So when measured in anti clockwise direction, that means clockwise और anti clockwise आपको समझ में आता है. क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अब इस पे आते हैं, इस लाइन 2 पे. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेरा कौन सा है, ये है, और लाइन मेरा कौन है, ये है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कौन सा बनाएगा, ये हो गया आपका θ2 लिख देते हैं हम. चलो इधर भी हम लेते हैं, एक ऐसा लाइन ले लेते हैं, ये हो गया मेरा L3, ठीक है. अब यहाँ L3 क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर बन रहा था. ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, ये लाइन है, तो एंगल कौन सा बना रहा है, ये वाला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. दिस इज योर θ3. ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द डेफिनेशन इज the angle which a line makes with positive direction of x-axis when measured in anti-clockwise direction. तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो यहां पर लाइन 1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है θ1,
लाइन 2 के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है θ2, लाइन 3 के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है θ3। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो अगर ये लाइन है L1 तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1, और m1 क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि tan θ1। अगर ये लाइन L2 है, इसका स्लोप क्या होगा, m2 क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी tan θ2। इसका क्या हो जाएगा, m3 यानी स्लोप ऑफ लाइन L3 क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब tan θ3। So this is about slope of a line and angle of inclination. When you understand these two things, these two terms, then you will find that understanding the formulas which are there will be very easy for you. अब हम लोग क्या करेंगे, now we will move one by one to the formulas which you have to study. So let us go through this very first formula. Slope of a line. Slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. लाइन के ऊपर में कोई 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सपोज ये एक लाइन बनाए, हाँ, कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2। What does it mean? If we draw perpendicular from A on x and y, here it will be x1 and this will be y1, and for this case it is y2 or this will x2 and this one will be y2. ठीक है, what we have to do, we have to find slope. अगर हमको ये 2 पॉइंट पता है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि दिस इज द स्लोप, दिस थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो। अब अगर हम यहां से एक लाइन बना लिए पैरेलल, यहां से एक लाइन बना दिए पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है उसका डेफिनेशन होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो स्लोप हो गया tan थीटा। अब tan थीटा जो है वो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हम इसको मान लेते हैं E सपोज, तो क्या हो जाएगा B बाई ए। tan थीटा क्या हो जाएगा, B बाई ए परपेंडिकुलर बाई बेस। अब B क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ये पूरा है y2 और यहां से यहां तक है y1, तो y2 में माइनस y1, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई, और ए पार्ट क्या है आपका, ए पार्ट ये है आपका इतना, दैट मीन्स ये टोटल x2 माइनस x1, ये मिल जाएगा आपको ए, ये हो गया x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन passing through 2 given points x1 y1 and x2 y2. So you can write this in one statement that slope of a line passing through 2 given points x1 y1 and x2 y2 is given by y2 minus y1 by x2 minus x1. Now let us go for condition for parallelism and perpendicularism of lines in terms of their slope. मतलब कि अगर कोई 2 लाइन का स्लोप पता है तो क्या उसका स्लोप को देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर है कि नहीं, या फिर अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है तो हम उससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं। So these things we are going to understand in this particular topic. So here I have drawn pair of lines. Here in this case the lines L1 and L2 are parallel. एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। लाइन L1 का स्लोप को मान लिए M1 और इसका स्लोप को मान लिए M2 और ये दोनों पैरेलल। तो ये θ1 θ2 हो गया इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लाइन 1 का θ1, लाइन 2 का θ2। यहाँ पर भी हम बनाए 2 लाइन L1 L2, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। θ1 हो गया लाइन 1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, θ2 हो गया लाइन 2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, स्लोप क्या है लाइन 1 का M1 और स्लोप क्या है लाइन L2 का
m2। अब यहां देखते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है, इफ दिस टू आर पैरेलल, सो कैन वी से दैट θ1 विल बी इक्वल टू θ2। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है, θ1 θ2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। इफ द लाइंस आर पैरेलल, सो θ1 विल बिकम इक्वल टू θ2, so tan θ1 will become equal to tan θ2, and tan θ1 is your slope, so m1, and slope here we have for line 1 we have written as m1, so m1 will become equal to m2। line 2 का slope को क्या डिनोट कर रहे हैं हम? m2 से, तो m1 किसके इक्वल हो गया? m2 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। कन्वर्सली अगर कोई दो लाइन का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। द कन्वर्स पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। लेट अस कम टू दिस पार्ट नाउ फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या? तो यहां तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये देखो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल θ2। सो θ2 योर विच इज योर एक्सटीरियर एंगल विल बी 90 डिग्री प्लस θ1, सम ऑफ दिस टू। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर हम tan लगा देते हैं तो क्या हो गया? tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। सो tan θ2 विल बिकम tan 90 प्लस θ होता है माइनस cot θ माइनस cot θ1। सो tan θ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई tan θ1। सो वी कैन राइट tan θ2 को क्या लिख सकते हैं हम? tan θ2 इज योर m2, tangent of angle of inclination is slope, θ2 is for line 2, and for line 2 the slope is m2, so m2 is equal to minus 1 by m1। तो यहां से क्या आया? m1 into m2 is equal to minus 1। दैट मीन्स अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और अगर कन्वर्सली इफ द स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर कोई दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज अबाउट कंडीशंस रिलेटेड टू पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिज्म ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। नाउ लेट अस गो थ्रू दिस टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब यहां भी दो लाइन है L1 और L2। line L1 का slope, suppose we assume this slope is m1, its slope is m1, and its slope we have taken the slope of line L2 as m2। तो अगर हमको दोनों लाइन का स्लोप पता है, स्लोप लाइन 1 का क्या है m1 और लाइन 2 का क्या है m2, और दोनों के बीच का एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ द स्लोप ऑफ द टू लाइंस आर नोन टू अस। नाउ before I start, it is very important to understand that here in this topic angle between two lines, when two lines intersect, तो यहाँ भी एंगल बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, ये भी तो एक एंगल है। अगर इसको मान लेते हैं फाइ। So here we are talking about angle between two lines, that means we are talking about the acute angle between them, that means we are talking about theta part। फाइ के बारे में बात नहीं कर रहे, थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। फाइ क्या है? 180 से बड़ा है। We are talking about the acute angle theta which is between the two angles। तो अभी इस फिगर में देखो, ये जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया θ2, इस ट्रायंगल का, ये जो हम सेट कर रहे हैं इस ट्रायंगल में θ2 है एक्सटीरियर एंगल इसका। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो थीटा प्लस θ1 होगा θ2। तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस θ1 इज इक्वल टू θ2 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो थीटा विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1। और स्लोप के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? tan। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। सो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा हो गया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो अगर ये डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, हाँ? और tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो थीटा, चूंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपको, इज द एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री।
तो टेन थीटा अगर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो आपको 0 से 90 के बीच का एंगल नहीं मिलेगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट this case where tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, you have to give a modulus sign in order to nullify that minus sign, so that अगर m2 और m1 में m2 बड़ा नहीं होकर के m1 बड़ा हो गया, यानी डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया, in that case also if we give the modulus sign it will make no change, and therefore this formula is there which you will keep in your mind to find the angle between two lines. अगर कोई दो लाइन के बीच का स्लोप दिया हुआ है m1 m2 और उसके बीच का एंगल निकालना है एक्यूट एंगल, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 अंडर मॉडुलस साइन. सो दिस इज अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइन्स. Then the last topic which we will discuss, the formula which we will discuss in this video is regarding collinearity of 3 points. 3 points are there which are we have to prove whether these 3 points lie on the same line or not. Obviously यहाँ फिगर में तो आपको तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे दिख रहा है, लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो क्या होता है. अगर A और B और C सब एक ही लाइन पे है तो AB का स्लोप जो होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा. तो AB का स्लोप क्या है, tan थीटा. BC का भी स्लोप क्या है, वही tan थीटा. सो आई होप ये क्लियर है आपको. तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, इक्वल होगा. अगर हम कह रहे हैं कि पॉइंट A B C आर कोलिनियर, सो व्हाट कैन वी टेक आउट फ्रॉम दैट स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल है तो पॉइंट ABC कोलिनियर होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई दो का स्लोप सेम होता है तो हम क्या पढ़े हैं पैरेललिज्म का कंडीशन में कि अगर दोनों का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा. तो अगर स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल है, इसका मतलब AB और BC क्या है, पैरेलल है. लेकिन यहाँ पर B क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट है. तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब लाइन एक के ऊपर दूसरा होगा. इसीलिए पॉइंट्स जो है ABC क्या होगा, कोलिनियर होगा. दैट मीन्स अगर पॉइंट्स ABC कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा. कन्वर्सली इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC वेयर B इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ, then the 3 points A, B, C are said to be collinear. So these are the list of formulas which we have discussed in this video now, and you can now proceed with some questions which are there in exercise 1 or 2 I am discussing with you in this particular video. Now this particular question, exercise 10.1, question number 3 is a question which will need the concept which you have learned in class 10th. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स P(x1, y1) एंड Q(x2, y2) वेयर PQ इज फर्स्ट केस वेयर PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई लाइन पैरेलल होगा, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के. ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस. अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. नो मैटर वेयर इज दैट लाइन, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना. पैरेलल टू y एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर लाइन है और P और Q 2 पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2. मान लेते हैं इस पर 2 पॉइंट ले लिए P और Q. ये है x1 y1 और ये है x2 y2. तो यहाँ चूंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के ये लाइन, तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो x1 है और x2 है दोनों सेम होगा. क्यों, क्योंकि द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो सिंस द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट विल नॉट वेरी. x1 x2 क्या होगा, सेम होगा. तो जब यहाँ पर फर्स्ट केस में हम लिखेंगे व्हेन PQ is parallel to y axis, जब y axis के पैरेलल होगा then x1 will be equal to x2. x1 क्या होगा, x2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो वैल्यू x1 का आएगा वही x2 का आएगा. क्योंकि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर गिराएंगे P और Q से तो सेम पॉइंट पर मीट करेगा. हाँ, y का वैल्यू वेरी करेगा. परपेंडिकुलर जब गिराएंगे तो ये हो गया यहाँ पे y1 और यहाँ हो गया y2. So when you will use the distance formula, PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this will give you, these two are equal, so 0 square plus y2 minus y1 whole square. यहाँ क्या लिखिएगा, since x1 is equal to x2 implies x2 minus x1 is equal to 0.
सो दिस विल गिव यू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ये रूट से निकालिएगा तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अंडर मॉडुलस साइन। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर मतलब ये से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं PQ को अगर हम लिख रहे हैं 9, तो ये 9 जो है वो 3 का भी स्क्वायर हो सकता है और -3 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो हमको क्या लिखते हैं? PQ को क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। PQ इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस 3, दोनों एक्सपेक्ट होता है। तो यहां पर PQ जब ये होगा तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है। सो वी विल गिव अ मॉडुलस साइन हियर विच विल इंडिकेट दैट द लेंथ पार्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस पार्ट। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां जो भी वैल्यू आएगा उसका मॉडुलस दे देंगे ताकि जो लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं आए। क्योंकि अगर y2 बड़ा हो गया और y1 छोटा हो गया तो बड़ा में से छोटा घटाने पे माइनस में वैल्यू आएगा, विच इज नॉट ट्रू प्रैक्टिकली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। इसीलिए हम यहाँ पर मॉडुलस साइन देंगे। सो दिस विल बी हाउ वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड इन सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब x एक्सिस के पैरेलल होगा यानी सिचुएशन ऐसा हो गया, तो जब x के पैरेलल होगा तो उस केस में क्या होता है? x1 x2 अलग रहेगा लेकिन y1 y2 सेम हो जाएगा। तो जब y1 y2 सेम हो जाएगा तो y2 माइनस y1 जीरो हो जाएगा। सेकंड केस के लिए PQ जो होगा वो आपका आएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये केवल बचेगा। तो आंसर होगा x2 माइनस x1 अंडर मॉड। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। राइटिंग एकदम फर्स्ट के जैसा लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए भी।